सभी विद्वान श्रोतागण, सज्जन, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आप सबके बीच आने का आपने मुझे अवसर दिया। और आप तो न्यायाधीशों के विषय में जानते हैं कि बोलते कम है, लिखते ज़्यादा हैं। तो जब बोलने को कहा जाए तो डर लगता है। तो आपने उपस्थिति उतनी रखी कि लगे कि कोई सभा में नहीं, गोष्ठी में चर्चा कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा तसल्ली हुई कुछ खुलकर बात करने की। मैं वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से हमारे चतुर्वेदी जी ने समाप्त किया। मित्रों, कपूर साहब, चतुर्वेदी जी, दोनों को मैंने मित्र कहकर संबोधित किया, किंतु मुझे ये ज्ञात नहीं था कि ये मुझसे कुछ बैर भाव भी रखते हैं। नीति शास्त्र में ये कहा गया है कि दो प्रकार के दुश्मन होते हैं। एक वे जो पीठ पीछे निंदा करते हैं और दूसरे वे जो मुंह पर तारीफ करते हैं। ठीक है, मेरी तो मजबूरी है, मुझे तो सुनना पड़ेगा। कपूर साहब के विषय में उन्होंने मेरे विषय में कहा है तो एक दो बातें मैं भी उनके विषय में कह दूं। एक न्यायाधीश के रूप में मैंने उन्हें देखा, हम दोनों बेंच में साथ साथ बैठे हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। पर एक बात जो मुझे आज पता लगी, उन्होंने मेरी पत्रिका देखी है। तो ये तो मैं सुनता रहता था कि पत्रिका देख करके भविष्य काल का पता चल जाता है, पर कपूर साहब की ये विद्या का ज्ञान मुझे नहीं था कि मेरी पत्रिका देखकर मेरे भूतकाल का ज्ञान भी उनको हो गया है। दूसरी बात ये कि संस्था का ये पहला कार्यक्रम है। मैं बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं भेंट करता हूँ इतनी सुंदर संस्था के लिए। पर एक मैं आप लोगों से थोड़ा एक सतर्कता की बात, हमारे एक कानून में, न्यायिक प्रक्रिया में एक शब्द चलता है केविएट। यदि कोई कुछ करना चाहता है तो एक दरख्वास्त या आपत्ति दर्ज करा दी जाती है कि बिना हमें सुने हमारे बारे में कोई राय कायम न कीजिए। तो जहाँ तक आदरणीय श्री मिश्रा जी का संबंध है, उनके बारे में कहा गया कि उन्हें विषय का बहुत ज्ञान है, बहुत अनुभव है, बहुत अध्ययन किया उन्होंने उसका। पर ये बात मेरे विषय में लागू नहीं होती, क्योंकि मेरा विषय है भ्रष्टाचार। अब उसका मुझे बहुत ज्ञान है और बहुत अनुभव है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि न मुझे इसका ज्ञान है और न मुझे इसका कोई अनुभव है। अब दो तीन प्रारंभिक बातें कुछ और कह दूं, फिर अपने विषय पर। मैं समय की मर्यादा का ध्यान रखूंगा, आप निश्चिंत रहें। ये जो विषय दिया गया है आज का, भ्रष्टाचार, ये थोड़ा एक सेंसिटिव, संवेदनशील विषय है। जब कपूर साहब, चतुर्वेदी जी और नदीम साहब मेरे पास आए, मुझे ज्ञान नहीं था किस संदर्भ में आ रहे हैं। कपूर साहब ने कहा कि वो तो हम जब मिलेंगे तभी बताएंगे। ठीक है, आए। इन्होंने मुझे कहा कि इस विषय पर हम कुछ चर्चा रखना चाहते हैं। तो मैंने उनसे एक बात ये कही कि इस समय चुनाव चल रहा है और भ्रष्टाचार का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसे पॉलिटिशियंस ने हाईजैक किया हुआ है। तो इस विषय पर चुनाव चलते हुए कुछ चर्चा करना उचित होगा क्या? तो कहने लगे कि नहीं साहब, यही सही समय है कि जब हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। चलिए, कोई बात नहीं, सतर्कता के साथ चर्चा करेंगे। और दूसरी मेरी मजबूरी ये थी कि मैं तो संविधान का विद्यार्थी हूँ। संविधान के 4 स्तंभ कहे जाते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ जो स्वयं उभरा है, वह है प्रेस, पत्रकारिता। अब मेरी स्थिति ये थी कि 3 स्तंभ मेरे पास बैठे हुए थे। विधायिका के चतुर्वेदी जी, न्यायपालिका के कपूर साहब और मीडिया के नदीम साहब। अब चौथा खंबा और होता तो कुछ सोचता। मैंने कहा इनकी बात तो माननी पड़ेगी। 3 स्तंभ मुझे कह रहे हैं तो मुझे इनकी बात का पालन करना चाहिए।
दूसरी बात, मैं आपसे एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो कुछ मैं आपके सामने कह रहा हूं वो मेरे सर्वथा व्यक्तिगत विचार हैं। मैं न तो किसी पुस्तक से लेकर के आया हूं, न किसी ने मुझे समझाया है। मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगा बिल्कुल बेबाक। मैं ये नहीं चाहता, ये परसुएशन नहीं करना चाहता कि आप मेरे विचारों से सहमत हो। आप केवल मुझे सुन भर लें और आप स्वतंत्र हैं अपना मत निर्धारित करने के लिए। यदि आप मेरे मुंह पर भी मेरे से असहमति व्यक्त करेंगे तो मैं उसका स्वागत करूंगा, मुझे उससे कोई विरोध नहीं। तीसरी बात, मैं भ्रष्टाचार की चर्चा तो करना चाहता हूं, पर मैं किसी भ्रष्टाचारी की चर्चा नहीं करूंगा। मेरे परिवार में मेरे पिताजी महात्मा गांधी को बहुत मानते हैं, एक तरह से उनके परोक्ष में शिष्य रहे हैं। महात्मा गांधी का सिद्धांत था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। मैं प्रयत्न करूंगा कि किसी भ्रष्टाचारी का नाम या चर्चा मेरे आज की चर्चा में न आए, पर संयोगवश किसी घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए कोई जिक्र ऐसा आ जाए कि किसी व्यक्ति पर ठीक ठीक बैठता है तो आप क्षमा करेंगे, वो केवल संयोग है। मेरा कोई उद्देश्य किसी की चर्चा करना नहीं है। हम लोगों के न्यायाधीशों के बारे में अभी कपूर साहब ने बहुत सही बात कही कि एक न्यायाधीश ग्रुप में बोलता बहुत कम था। अब वो बोलता कम क्या था, जिसे बोलना नहीं आता उसकी तो मजबूरी है कि क्या बोलेगा। पर वैसे भी एक न्यायाधीश की एक स्वभाव या वृत्ति होती है कि किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा है कि मेरी कलम ही मेरे ख्यालात का इजहार है दोस्तों। मेरी कलम ही मेरे ख्यालात का इजहार है दोस्तों। हम वो हैं जो अपनी जुबान से कुछ कहा नहीं करते। हमको संविधान ने अधिकार दिया, हम कलम से जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, उसे हमें कोई चुनौती नहीं दे सकता। पर जुबान का इस्तेमाल कम करते हैं। और आपने देखा होगा समाचार पत्रों में कभी कभी हमारे न्यायाधीश महानुभाव जब कलम के अलावा जुबान का इस्तेमाल कर देते हैं तो अगले दिन समाचार अखबार के मुख पृष्ठ पर होता है। मैंने कोशिश की, परहेज किया, और उस परहेज करने का फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मैं कभी किसी समाचार पत्र के मुख पृष्ठ पर नहीं आया। समाचार पत्र के मुख पृष्ठ पर आना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है, नहीं आया। और अंतिम बात आज की चर्चा के लिए, और यहां से मैं अपने विषय पर आना चाहता हूं। शिव खेरा का नाम आपने सुना होगा। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के शिक्षक, प्रेरक हैं, मोटिवेटर हैं। वो एक बात कहते हैं कि कोई भी देश या समाज लुटेरे, डकैतों और चोरों की करतूत से बर्बाद नहीं होता। कोई भी समाज लुटेरे, चोरों, डकैतों की करतूत से बर्बाद नहीं होता। देश या समाज तब बर्बाद होता है जब उस देश या समाज का बुद्धिजीवी वर्ग निश्चिंत होकर मौन हो जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज जो हमारे देश की सबसे ज्वलंत समस्या है भ्रष्टाचार, उस पर एक बुद्धिजीवी वर्ग चर्चा करना चाहता है। क्या हम करेंगे आगे वो एक अलग बात है, किंतु एक विचार का सूत्रपात तो हुआ और सही समय पर एक ज्वलंत समस्या पर हम कुछ चिंतन करना चाहते हैं, कुछ विचारों को आदान प्रदान करना चाहते हैं। मैंने बहुत उत्साहित अपने आप को अनुभव किया और मैंने सोचा कि मैं, भले ही मुझे कोई बहुत बोलना अच्छा ना आता हो, पर कोशिश करूंगा कि कुछ विचारों का आदान प्रदान इस विषय पर आपके समक्ष करूं। मैं भी इस देश का नागरिक हूं। जितनी पीड़ा इस विषय को लेकर आपके मन में है, उतनी ही पीड़ा मेरे मन में भी है। और इसलिए आप और मैं एक धरातल पर जीते हैं। ठीक है, आज अधिकांश लोग मेरी उम्र के या मेरी उम्र के आसपास लोग हैं। हमने तो अपना समय निकाल लिया, किंतु जब मैं इस बात की कल्पना करता हूं कि हम लोग जब इस दुनिया को छोड़ करके जाएंगे, तब हमारे परिवार और हमारे परिवार के नन्हे मुन्नों को, बच्चों को, बेटे बेटियों को
हम किस समाज में छोड़ करके जाएंगे, तो शरीर में एक रोमांच जैसा होने लगता है, चिंताग्रस्त होने लगते हैं, अपने लिए नहीं उनके लिए। इसलिए यह विषय कुछ गंभीरता से विचार करने का है। भ्रष्टाचार पर चर्चा करना है तो सबसे पहले हम यह समझें कि भ्रष्टाचार है क्या, वो क्या है जिसे भ्रष्टाचार कहते हैं। मुझे एक इंसाइक्लोपीडिया में बड़ी अच्छी परिभाषा मिली भ्रष्टाचार की, बड़ी समग्र परिभाषा है और आपके सामने मैं उसे बांटना चाहता हूं। लिखा है उसमें, करप्शन इज डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट कंडक्ट बाय दोज इन पावर, टिपिकली ब्राइबरी। हम समझते हैं कि रिश्वत लेना ही भ्रष्टाचार है, ऐसा नहीं है। रिश्वत लेना देना यह भ्रष्टाचार का एक अंश है, पर भ्रष्टाचार इससे कुछ बढ़ करके है। बिना पैसे का लेन देन किए भी भ्रष्टाचार हो सकता है। इट इज मिसयूज ऑफ पब्लिक पावर बाय इलेक्टेड पॉलिटिशियंस or appointed civil servants. A corrupt act is often but not necessarily illegal. जो करप्शन किया जाता है और करप्शन के लिए जिस उपाय का इस्तेमाल किया जाता है वो जरूरी नहीं है कि हमारे देश के कानून के मुताबिक अवैधानिक हो। वैधानिक हो सकता है पर फिर भी करप्ट हो सकता है। इन शॉर्ट, करप्शन इज use of public office not for people's welfare but for private gain. किसी पब्लिक ऑफिस में बैठ करके प्रदत्त अधिकारों का उपयोग यदि कोई व्यक्ति जनसेवा करने के स्थान पर वैयक्तिक लाभ के लिए करता है तो वो कदाचार या करप्शन की परिभाषा में आता है। अब कुछ करप्शन के लक्षण देख लें हम, क्योंकि इसका निदान और समाधान यदि खोजना है तो करप्शन के लक्षण क्या होते हैं। और यहां बड़ी रोचक बात है, करप्शन बड़ा सरल है। सरल कैसे है कि करप्शन प्रकृति के नियम का पालन करता है। भ्रष्टाचार पानी की तरह ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। कि समाज के छोटे वर्ग में भ्रष्टाचार हो और धीरे धीरे जब वो ऊपर बढ़े तो उनके साथ साथ भ्रष्टाचार ऊपर चलता जाए। भ्रष्टाचार की शुरुआत ऐसे नहीं होती। भ्रष्टाचार की शुरुआत ऊपर से होती है और धीरे धीरे भ्रष्टाचार नीचे उतरता है। और इस लक्षण को समझ लेना इसलिए जरूरी है कि आज का कानून, वे लोग जिन पर भ्रष्टाचार को मिटाने की या पकड़ने की जिम्मेदारी कानून ने दी है, वो विधिक प्रक्रिया नीचे के लोगों पर तो नजर रखती है, परंतु जहां से भ्रष्टाचार उतर करके आ रहा है वो उसकी पकड़ के बाहर होते हैं। और इसलिए ये कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे हैं, पर कानून के हाथ कितने भी लंबे हों, कानून कितना भी ऊंचा हो, कानून के हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां से कि भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। और यही कारण है कि भ्रष्टाचार मिटता नहीं। तीसरी बात, भ्रष्टाचार है और आज के समय में बहुलता के साथ है, विपुलता के साथ है। इस समय चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, ठंडे दिमाग से इसका समाधान सोचना चाहिए। और कारण यह है कि भ्रष्टाचार हर समय में रहा है। जिन लोगों ने महाभारत रामायण पढ़ी है, आप वेद का अध्ययन, पुराणों का अध्ययन आपका विषय है, आप सभी पढ़ते हैं। भ्रष्टाचार सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था और कलयुग में भी है। भ्रष्टाचार हमेशा रहा है। अंतर इस बात का है कि जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं और जो श्रेष्ठ आचरण करते हैं, इनका अनुपात कितना है, या कौन सी विधा किस विधा के दबाव में रहती है और अपनी क्रिया करती है। यदि सदाचरण करने वाले व्यक्तियों का, सच्चरित व्यक्तियों का बाहुल्य है और भ्रष्टाचार करने वाले लोगों की संख्या न्यूनतम है, वो सतयुग है।
और जब इसके विपरीत का समीकरण होता है तो उसे कलयुग कहा जाता है। पर इसके साथ साथ प्रत्येक युग में, ये आपके ज्योतिष का विषय है कि प्रत्येक युग का कितने वर्षों का एक युग होता है, वो तो मुझे नहीं जानता, पर इतना जरूर मैंने एक विद्वान से प्रश्न किया था तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि प्रत्येक युग में भी एक साइकिल होते हैं, एक चक्र होते हैं। जैसे कहा जाता है कि शायद कलयुग 32 लाख वर्ष का है, कदाचित ऐसा कुछ कहा जाता है। तो इसमें भ्रष्टाचरण तो होगा, इसे समाप्त करने के कितने प्रयास कीजिए ये समाप्त होने वाला नहीं है, परंतु इसमें भी चक्र होते हैं। एक समय आता है जब भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक समय आता है कम हो जाता है, फिर एक समय आता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी मेरे एक पूर्व वक्ता ने, शायद नदीम साहब ने कहा था 1947 और 2014। मैं आपको एक रोचक बात, थोड़ी सी विषय का विस्तार करना चाहता हूँ। आपके घर में यदि 1947 का कैलेंडर हो, उस कैलेंडर को आप दीवार पर टांग दीजिए और 47 को मिटा करके 2014 लिख दीजिए। सेम कैलेंडर। एक तारीख को जो वार पड़ता है 1947 से पड़ा था और 31 दिसंबर को जो वार था, प्रत्येक महीने में 2014 के कैलेंडर में भी वही वार उस तिथि को पड़ता है। इसलिए 2014 का कैलेंडर 1947 के कैलेंडर की फोटोकॉपी है। इसका महत्व हमारे लिए क्या है? 1947 में हमारा देश विदेशी आक्रांताओं से मुक्त हुआ, आज़ादी की एक लड़ाई हमने जीत ली। और मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत आशान्वित हूँ, अभी आदरणीय पंडित मिश्रा जी जब बोलेंगे तो आपको इस विषय में बताएंगे, तो मैं कोई आधिकारिक वाणी नहीं कह रहा हूँ, पर मेरी आत्मा कहीं ना कहीं कहती है कि 2014 का वर्ष हमारी दूसरी आज़ादी का वर्ष होगा। और इसमें 1947 की पुनरावृत्ति इस रूप में होगी कि वहां जिन विवशताओं से हम मुक्त हुए थे वो तो नहीं, पर दूसरी विवशताएं हमारे ऊपर हावी हैं, उनसे हम, ईश्वर की कृपा होगी तो शायद 2014 में उनसे मुक्त होंगे। एक परिवर्तन आएगा और किस सीमा तक मुक्त होंगे ये अब समय बताएगा, और 16 मई से उसकी समय की शुरुआत हो जाने वाली है। अभी कपूर साहब ने बताया कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था बड़ा अच्छा काम करती है। उसने कहा कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI, इसमें भारतवर्ष आज 177 देशों की सूची में 94 नंबर पर आता है। मुझे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में पहले कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। 2004 में, यदि मेरी स्मृति मुझे धोखा नहीं देती है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के गणना के अनुसार 120 देशों की सूची में हमारा देश 74वें स्थान पर था, 74वें। और 10 वर्ष में हमने सब जगह प्रगति की है। हमारे देश ने पिछले 10 साल में जो प्रगति की है उसमें हमने यहां भी प्रगति की है, और हम 74 से सरक करके 94 पर पहुंच गए हैं, 20 नंबर नीचे आ गए। बीच में एक समय आया जो हमने 1 नंबर गेन किया था, 1 अंक, पर उसके ठीक अगले वर्ष ये कॉमनवेल्थ गेम्स, 2G स्कैम और ये तमाम जो स्कैम आए, ये जब उजागर हुए तो हम पर 2 नंबर एक साथ खिसके, 1 नंबर चढ़े, 2 नंबर उतरे, तो 74 से बढ़कर के हम 94 पर आ गए। और मैंने एक बात कहना चाहता हूँ, उस समय किसी ने कहा था कि जितने स्कैम्स हुए हैं इनकी वजह से हमारा CPI में हमारा नंबर अब और नीचे गिर गया है। मेरी मान्यता ये है कि ये करप्शंस इस वर्ष में नहीं हुए, ये करप्शन इस वर्ष में खुले हैं। घोटाले तो वर्षों से हो रहे थे, खुले इस समय। और मैं इसलिए आशान्वित हूं कि वो समय आ रहा है जब ये खुले हैं, और जब ये खुले हैं तो वो समय भी आएगा जब ये बंद हो जाएंगे। अब अंतिम लक्षण जो मैं चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि ये प्रजातंत्र के संदर्भ में है, तो अकबर ने बड़ा सुंदर शेर लिखा है। ये प्रजातंत्र और भ्रष्टाचार का बहुत निकट का संबंध है। और ये निकट का संबंध क्यों है? अकबर लिखता है,
कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें तर्ज हुकूमत यानी द रूल ऑफ गवर्नेंस या द काइंड ऑफ गवर्नेंस। जमहूरियत नहीं, डेमोक्रेसी। तो जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। इंसान की कीमत गिनकर होती है, तौल कर नहीं होती किसमें कितना वजन है। और इसका परिणाम भी होता है कि भ्रष्टाचार होता है। और एक बात कहकर लक्षण की बात समाप्त करता हूँ, और ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। एक दिन पता नहीं कैसे बैठते बैठते बोलते बोलते मैं मेरे मुंह से निकल गया, और तब से मुझे लगा मैंने बड़ा सही कह दिया है, गलती से हो कह दिया। आपने कभी सोचा है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी पनपते क्यों हैं? आपको बड़ी सरल बात कहना चाहता हूं, और आपको एकदम उसे आप स्वीकार करेंगे, करना पड़ेगा आपको। आदमी भ्रष्टाचारी कैसे बनता है? सबसे पहले वो बेईमान होता है, अपने ईमान का त्याग करता है, इसलिए भ्रष्टाचारी होता है। यदि आदमी अपनी ईमान पर कायम रहे तो भ्रष्टाचारी कैसे होगा? पहले तो बेईमान होता है। दूसरा चरण, 4 चरण की यात्रा है भ्रष्टाचारी बनने की, बड़ी सरल यात्रा है। दूसरी, वो बहरा होता है, क्योंकि आदमी डरता है लोक लाज से। अरे भाई मैंने बेईमानी की, रिश्वत खाई, लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले पड़ोस वाले कहेंगे कि अरे ये तो बड़ा बेईमान आदमी है, तो सुनना बंद कर देता है, बहरा होता है। दूसरा चरण जब वो पक्का हो जाता है, मजबूती से कदम पड़ जाता है, तो तीसरा चरण लेता है, वो बेशरम होता है। अब वो कहता है कि मुझे एक कान बंद करने की जरूरत नहीं, तुम्हें जो कहना हो कहो, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तीसरा चरण और चौथा चरण, और ये विशेषकर उन पर लागू होता है कि जब सत्तासीन व्यक्ति भ्रष्ट होता है या भ्रष्ट व्यक्ति सत्ता में आसीन होता है, तब वो बेरहम हो जाता है। वो न केवल सुनता नहीं है, न केवल उसे सुनने से शर्म नहीं आती, बल्कि जो बोलता है उसे कुचलना चाहता है, और इसके लिए वो सत्ता का उपयोग ही नहीं, दुरुपयोग करता है। इस प्रकार नेक आदमी के भ्रष्टाचारी बनने तक की यात्रा इन 4 चरणों में पूर्ण होती है: बेईमान, बहरा, बेशरम और बेरहम। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किंतु आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, आप अपना, मेरी बात में कहाँ तक सच्चाई है उसे आप परख लीजिए। अब मैं अंतिम चरण पर आता हूँ। घड़ी पर मेरी नज़र है, आपने बड़ा अच्छा किया है, नज़र आपकी नहीं पर मेरी है। तो मैं चाहूँ तो ये भ्रष्टाचार कर सकता हूँ कि आपको धोखा देता रहूँ, कि थोड़ा बोलूँगा ज़्यादा बोलता रहूँ। समझदारी की बात है कि ये IIC वालों ने कि जो बोले उसकी नज़र घड़ी पर रहे। तो मैं अपने आप के प्रति जिम्मेदार हूँ, ख़त्म करूँगा अपने समय में। देखिए, कारण और समाधान, हमको कारण क्यों खोजना चाहिए और समाधान क्यों खोजना चाहिए, वो इसलिए ज़रूरी है कि जब तक कारण नहीं खोजे जाएंगे समाधान नहीं मिलेगा। ये भ्रष्टाचार होता क्यों है, कैसे होता है, वो तो मैंने आपको बताया, पर होता क्यों है तो हमको समाधान मिलेगा। सबसे पहला कारण भ्रष्टाचार होने का यह है अशिक्षा, अज्ञान और अभाव। ये 3 फैक्टर्स होते हैं, और विशेषकर डेमोक्रेसी में या डेमोक्रेसी में कहीं भी, जब तक समाज और प्रजातंत्र में नागरिक यदि अज्ञानी हैं, अशिक्षित हैं और अभावग्रस्त हैं, तो भ्रष्टाचार होता रहेगा, रुक नहीं सकता। इसलिए कि जो व्यक्ति अशिक्षित, अज्ञान और अभावग्रस्त होता है, पहली बात तो समझते ही नहीं है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। जैसे हम कहते हैं ना, करप्शन इज बिकम ए पार्ट ऑफ लाइफ, हम समझते ही नहीं। अब टिकट लेना है और हमको यदि स्लीपिंग बर्थ चाहिए तो 50-100 रुपये कंडक्टर को देना पड़ेंगे, ये हमको भ्रष्टाचार लगते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। इसे मैं अज्ञान कहूँगा। और गांव में तो चरम सीमा पर है, पटवारी, पुलिस इंस्पेक्टर क्या ले जाता है, वो ये समझता नहीं कि मैंने कोई रिश्वत दी किसी को, वो समझता है तो पार्ट ऑफ लाइफ ही किया ही जाता है। दूसरा, अशिक्षा, व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं होती किसी बात का विरोध कर सके। और तीसरा होता है अभाव,
आदमी के सामने ऐसी मजबूरियां होती हैं, लोग शिक्षा बहुत देते हैं कि आप शपथ लीजिए कि आप ना तो रिश्वत लेंगे और ना देंगे। न लेंगे तक की बात तो समझ में आती है कि हम शपथ लेने के नहीं लेंगे, पर आप शपथ दिलाइए कि भ्रष्टाचार हम रिश्वत नहीं देंगे। ईश्वर के पास से मुझे ऐसा कोई अवसर नहीं आया कभी लेना पड़ा हो या कभी देना भी पड़ा हो, पर मैंने कई लोगों को देखा है इतनी मजबूरी होती है कि उन्हें देना ही पड़ता है। अब उनसे कहें कि आप शपथ लीजिए कि नहीं देंगे। हर आदमी महात्मा गांधी नहीं हो सकता कि एक गाल पे थप्पड़ दिया दूसरा भी आगे कर दे किस पे लगा लो। व्यवहारिक जीवन में आदमी की इतनी विषमताएं, इतनी विवशताएं होती हैं कि उसे विवश होकर के कुछ ऐसे काम करना पड़ते हैं कि जो कि न करना चाहते हुए भी उसे करना पड़ते हैं। और दूसरी बात जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत को विस्मृत कर दिया, या दूसरे शब्द हम यूँ कहें कि हमने इस बात को स्वीकार कर लिया कि पश्चिम से जो हमारे पास आता है वो उत्तम है और हम क्या हैं, या तो हमने उसकी महत्ता को समझा नहीं और या हमें उसका ज्ञान नहीं है। ये दूसरा बिंदु ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसी पर मैं थोड़ी चर्चा आज करना चाहूँगा। और तीसरी बात और कह दूँ आपसे, अभी संकेत दिया गया दंड, कि भ्रष्टाचारियों को दंड मिलना चाहिए और कठोर दंड मिलना चाहिए। लोकपाल की चर्चा आई, अभी चतुर्वेदी ने चर्चा की कि लोकपाल के बारे में मेरे विचार क्या हैं। मैं आपसे बहुत बेबाकी के साथ एक कहना चाहता हूँ, मैंने पहले ही कह दिया है कि आप आवश्यक नहीं कि मेरे विचारों से सहमत हों, मैं सिर्फ अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, मेरा दृढ़ विश्वास है कि कठोर दंड देने से अपराध कम नहीं होता। अनेक विषयों में आपने देखा है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, एक बिल्कुल व्यवहारिक बात कह रहा हूं। दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, इतना घृणित अपराध हुआ कि जितना कठोर से कठोर दंड दिया जाए वो भी न्यून है। मैं मानता हूं इस बात को, पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, उत्तर मुझे आप मत दीजिए, मन में उत्तर दीजिए। जिस दिन से निर्भया कांड हुआ है उस दिन के बाद से आज तक मुझे एक दिन का भी समाचार पत्र बता दीजिए कि जिस दिन यह अपराध ना हुआ हो। निर्भया कांड होने के बाद 2 महीने के अंदर कानून बदल गया, रेप की परिभाषा बदल गई। यदि मैं किसी महिला की तरफ देख लूं वो बलात्कार है, यदि किसी महिला से मैं अपशब्द कह दूं वो बलात्कार की परिभाषा में आता है और उसके लिए मुझे आजीवन दंडित किया जा सकता है। एक आतंक का वातावरण बन गया है और इस विधान के विरोध में आवाज उठने लगी है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि क्या कानून बनाया जाए और उसके लिए क्या दंड होना चाहिए, ये पेनोलॉजिस्ट और सोशोलॉजिस्ट उनके विचार का विषय है। ये बहुमत से तय नहीं हो सकता हमारी आपकी आवाज से जो प्रजातंत्र में हो जाता है। मैं 2 उदाहरण आपको देना चाहता हूं और ये उदाहरण केवल भ्रष्टाचार नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी लागू होते हैं। मैंने एक दृश्य अपनी आंखों से देखा। उन दिनों मेरे पास स्कूटर था, 2 व्हीलर, उसी पर चला करता था। मैंने देखा बड़ी भीड़ लगी हुई है। मैं रुक गया, उम्र भी कम थी, देखना चाहता था कि क्या हो रहा, तमाशा देख लें। रुक गया, पूछा क्या हो गया, तो बोले जेब कतरा, कोई जेब काट रहा था, पकड़ा गया है, रंगे हाथों पकड़ा गया, तो उसकी पिटाई हो रही है। अच्छा, कोई 150 आदमी की भीड़ होगी। मैंने अपनी आंखों से ये देखा, क्योंकि मैं अपने स्कूटर के पास खड़ा हुआ, छोड़ के नहीं जा सकता था, दूर से देख रहा था। जेब कतरे की पिटाई होते देखने के लिए जो भीड़ इकट्ठा हो गई थी, उस भीड़ की गहमा गहमी का लाभ उठा करके 2 जेब कतरे औरों की जेब काट रहे थे। यदि हमारी आंखों के आगे जेब कतरे की बुरी तरह पिटाई हो रही है, फिर भी वो जेब कतरे जेब काट रहे हैं, इस उदाहरण से आप अनुमान लगा लीजिए कि केवल दंड की कठोरता होने से अपराध का समाधान नहीं होता। दूसरी बात, अभी कुछ दिनों चर्चा चल पड़ी है, लोग बाग खुले में भारतवर्ष में कहीं भी
ईज करने के लिए बैठ जाते हैं, अनिवार्य आवश्यकता पूरी करने के लिए कहीं भी खड़े हो जाते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं। इस पर रोक लगना चाहिए। बड़ी खराब बात है, हमारे देश की क्या इमेज विदेश में जाती है। आप कितना भी कठोर दंड बना दीजिए, मैं आपसे कहता हूं, केवल उदाहरण चर्चा है, आप खुले में ईज करने के लिए आप मृत्युदंड घोषित कर दीजिए, तब भी यदि मेरी विवशता है तो मुझे वो करना ही पड़ेगा। समाधान क्या है? समाधान ये है, पहले वातावरण बनाइए। विदेशों में जहां भी मैं गया हूं, आप लोग भी गए होंगे, जहां जहां ये कृत्य नहीं होता वहां पहले व्यवस्था की गई है। हर 100 मीटर पर पब्लिक यूरिनल्स हैं। कई जगह पेड़ होते हैं, फ्रांस में सब जगह पेड़ हैं, अमेरिका में अनपेड़ हैं। आप जाइए, एक कॉइन दीजिए, यूरिनल का इस्तेमाल कीजिए, आगे बढ़ जाइए। जहां जहां कोई भी दुकान जिसमें 10 से अधिक व्यक्ति एक बार में आ सकते हैं, उस दुकान में वॉशरूम होना आवश्यक है, अन्यथा दुकान खोलने की मंजूरी नहीं दी जाती। दुकान में चलते हुए किसी व्यक्ति को यदि अनिवार्यता अनुभव हो तो उसके लिए व्यवस्था है। उसके बाद उसे दंडित कीजिए यदि दुरुपयोग करे तो। व्यवस्था बनाना यानी वातावरण बनाना हमारा काम है। अब कठोर दंड दिया जाना क्या है? निर्भया कांड के बाद जो हुआ, कठोर दंड क्रोध का प्रतीक है, प्रतिक्रिया का प्रतीक है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, बुराइयां क्रोध से नहीं, बोध से समाप्त होती हैं। आप क्रोध प्रकट कीजिए, इससे कोई बुराई समाप्त नहीं होती। आपको बोध होना चाहिए कि यह काम गलत है, और जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि यह काम गलत है, जो कृत्य मैं कर रहा हूं वो दुष्कृत्य है, उस दिन से अपराध होगा नहीं। तो होना क्या चाहिए? मैंने जो आपसे कहा कि हमारी अपनी सोच वो होना चाहिए कि जो हमारी संस्कृति ने हमें दी है। अब देखिए, मैं आपको उदाहरण दूं। मैं जरा संविधान से बात शुरू करता हूं कि हमारी संविधान की रचना हुई 1950 में। संविधान लागू हो गया हमारा 26 जनवरी को। 1976 में आकर के इस संविधान में एक संशोधन हुआ, और संशोधन क्या हुआ कि इसकी जो प्रादेशिक आय है, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें एक शब्द आता था, एक वाक्य आता था कि अवर्स इज ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सर्वसत्ता संपन्न प्रजातंत्र हमारा है। 76 में संशोधन किया गया। उसमें सॉवरेन और डेमोक्रेटिक के बीच में सोशलिस्ट सेक्युलर 42nd अमेंडमेंट से जोड़ दिए गए, और अब यह हो गया कि अवर्स इज ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब मैं बड़े पुराने विचारों का आदमी हूं, मैं मानता हूं ओल्ड इज गोल्ड, और पुरानी चीज़ों से छेड़छाड़ करोगे तो गड़बड़ी होगी। जैसे नया कपड़ा पहन लो वहाँ तक तो ठीक है, इसमें छेड़छाड़ करके कुछ जोड़ा तो लोग यही कहेंगे इस कपड़े में थैगड़ा लगाया गया है, ऐसा बोलते हैं। वही संविधान हुआ है। मैं संशोधन करने के वालों के प्रति पूर्ण आदर के साथ ही कहना चाहता हूँ, खैर चलिए अब जो हो गया छोड़िए। सेकुलर होना चाहिए, सेकुलर तो वैसे भी थे। संविधान की प्रीएम्बल में अमेंडमेंट करने से क्या फर्क पड़ गया, बल्कि हमारी तथाकथित सेकुलरिज्म की दुर्गति हमको आज प्रतिदिन देखने को मिलती है। अब हुआ क्या, जिसमें रोचक तथ्य आपको बताना चाहता हूं, आपकी जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो संविधान में जो वो संशोधन होता है उसका हिंदी अनुवाद भी होता है, और वो प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है, चतुर्वेदी जी पता होगा। इसका हिंदी अनुवाद हुआ, और हिंदी अनुवाद में सेक्युलर शब्द का जो अनुवाद किया गया वो किया गया धर्मनिरपेक्ष। डॉक्टर एल.एम. सिंघी को ये पता चला, तत्कालीन प्रधानमंत्री से उनके संबंध अच्छे थे, प्रधानमंत्री ने उनको बुलाया, कहा कि हमने इसका अनुवाद किया, आप देख लीजिए। उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी इस सेक्युलर का अनुवाद धर्मनिरपेक्ष ठीक नहीं है, और इसके दुष्परिणाम आपको झेलना पड़ेंगे। तो क्या होना चाहिए? उन्होंने सुझाव दिया कि इसे आप पंथ निरपेक्ष कीजिए। हमारा समाज पंथ निरपेक्ष होगा, धर्म निरपेक्ष नहीं होगा। अर्थ क्या हुआ? पंथ निरपेक्ष यानी
सांप्रदायिक तटस्थता। हम किसी संप्रदाय का समर्थन नहीं करेंगे और ना हम किसी संप्रदाय को प्रोत्साहन देंगे, किंतु धर्म को हम प्रोत्साहन नहीं देंगे और ऐसे समाज की रचना करेंगे कि जिसमें किसी का कोई धर्म ही नहीं है। ये जो व्याख्या हुई है ये बहुत घातक है। और संविधान की अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद होने के बाद भी व्यवहार में आज हमारे समाज, हमारे नेतृत्व ने जो शिक्षा हमको दी है और दी जा रही है, हमें धीरे धीरे धर्मनिरपेक्ष बनाया जा रहा है। आज मैं किसी से ये कहूं कि मैं हिंदू हूं तो मैं नॉन सेक्युलर हूं। नदीम साहब कहें कि मैं मुसलमान हूं, नॉन सेक्युलर है। भाई पंथ का विरोध है, धर्म का विरोध नहीं है। और इसलिए नहीं है कि यदि हमारी वैदिक संस्कृति पर विचार किया जाए, यानी बाइबल की शुरुआत तब हुई तब देखा जाए, कुरान शरीफ जब लिखी गई होगी तब देखा जाए, हमारे वेदों की रचना जब हुई तब का समय देखा जाए, सारे धर्मों के मूल सिद्धांत एक है और एक शब्द में व्याख्या की जा सकती है, सत्य की शोध। चाहे वो कुरान शरीफ हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे हमारे वेद पुराण हो, सत्य की शोध, सत्य की खोज, सबका उद्देश्य एक है। इसकी अभिव्यक्ति अलग अलग प्रकार से की गई है। पर हमने क्या किया, और दूसरी बात और कहूं, मैं तो कानून का विद्यार्थी हूं। कानून का सबसे पहला स्रोत, द फर्स्ट सोर्स ऑफ लॉ इज रिलीजन। जितना विधान का विकास हमारे यहां हुआ ये धर्म से हुआ है। हमारे जो आधारभूत सिद्धांत हैं कानून के, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन रिलीजन, उनसे लिए गए हैं। और इसीलिए 1956 के पहले तक के कानून आपको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदू शब्द की इतनी विशद परिभाषा थी कि उसमें बौद्ध, जैन, सिख, पारसी सब शामिल थे। ये सारे हिंदू कहलाते थे। आज जिसकी जैन से कहिए आप हिंदू हो, वो कह नहीं मैं हिंदू नहीं, मैं तो जैन हूं। ये धर्मनिरपेक्षता का दुष्परिणाम है। मैं ये कहना चाहता हूं कि धर्म में विश्वास करने की स्वतंत्रता हमको दी जाना चाहिए और हमारे राजनेताओं को धर्म, पंथ और संप्रदाय में अंतर समझना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात आपसे उदाहरण देकर के इस बात को समाप्त करता हूं। हम लोगों की मान्यताएं क्या हैं? अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि कानून को कड़ा बनाने से अपराध बंद नहीं हो सकता। अपराध बंद कैसे हो सकता है? एक लखनऊ के नूर हैं, एक, उन्हें बड़ा सुंदर शेर लिखा है। वो लिखते हैं कि मैं अंधेरे में रहूं या उजाले में रहूं, घनघोर अंधकार हो चाहे सूर्य शिखर पर हो, मैं अंधेरे में रहूं या कि उजाले में रहूं, ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है यारो। मुझे कोई देख रहा है। घोर अंधकार में भी ऐसी अनुभूति होती है किसी की नजर मुझ पर हो, इसलिए मैं गलत काम नहीं कर पाता, कोई मुझे देख रहा है। अब ये हमारी मान्यता कहां से आती है? अब मैं चूंकि हिंदू हूं, हमारे बाइबल में भी होगा, होली बुक में भी होगा, बाइबल में, कुरान शरीफ में भी होगा, पर मैं चूंकि वो मैंने पढ़ा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग कहते हैं कि हमारे शरीर की रचना पंच तत्व से होती है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, इनसे हमारी रचना होती है। तो जैसे हमारी शरीर रचना के लिए मिट्टी, पृथ्वी हमको मिट्टी देती है। जब हम जाने लगते हैं तो हिसाब मांगती है कि मैंने तुझे जैसी मिट्टी दी थी मुझे वापस कर दे, बस, मुझसे अधिक कुछ नहीं चाहिए। जल कहता है कि मैंने जैसा जल तुझे दिया था तेरी शरीर रचनाओं को, वो मुझे लौटा दे, बस। अब तूने उसे गंदा कर दिया है यदि, तो उसका परिणाम तुझे ही भोगना पड़ेगा। तो बड़ा सुंदर बात कही गई है। अनासिर उर्दू का शब्द है, अनासिर का अर्थ होता है यही पंच तत्व, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। अनासिर उर्दू शब्द है। लिखते हैं कि हर एक को देना है अनासिर का हिसाब, सबको देना पड़ता है हिसाब होता कि हर एक को देना है अनासिर का हिसाब। जिंदगी छोड़ भी दे, मौत कहां छोड़ती है, मौत कहां छोड़ती है, वो हिसाब तो देना पड़ता है। और यदि मेरी आस्था, मेरा विश्वास इस पर है तो मैं गलत काम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे हिसाब देना है और ये हिसाब मुझे जाने के पहले देना है।
इसी में साहस नहीं करता। ये नहीं कि अगले जन्म में हिसाब चुकता करेंगे, मुझे तो यही हिसाब देना है जाने के पहले, वरना मेरा गला पकड़ लेगा वो, हिसाब दो फिर जाओ। वो कहता ना, मुगल आजम का एक शेर, मुगल आजम का एक डायलॉग था कि कयामत के दिन तेरा गरेबां होगा और मेरा हाथ। वो होता है, हिसाब सभी ही चुकता करना पड़ता है। इसलिए यदि धर्म में हमारी आस्था है और विश्वास है तो कोई ना कोई है जो हमें गलत काम करने से रोक लेगा। आज दंड तो पता नहीं कब मिलेगा, गलत काम आज से कर गुजरते हैं कि 10-5 साल कोर्ट से फैसला होगा तब कुछ मिलेगा, कौन जानता है। और कुछ होगा तो देखा जाएगा। द मैटर इज वर्थ टेकिंग ए चांस, कोई बुराई नहीं। तीसरी बात, हमको व्यक्तिगत जिम्मेदारी अपनी समझना होगी। अभी आदरणीय देवी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैंने 4-5 दिन पहले एक समाचार पढ़ा है, एक गांव में शराब की दुकानें खोल ली गई। अब वो शराब की दुकानें जब खोली गई थी, स्कूल जाने का रास्ता ही वहीं से था। पास में महिलाएं अपना कुछ उठती बैठती थी, उनकी बैठने की जगह भी थी पास में ही, सारी जगह थी। अब शराब की दुकान पर जो लोग शराब पीने आते हैं, वो आते तो होश में हैं, पर जब लौटते हैं तो होश वहीं छोड़ जाते हैं, तो कुछ भी करते हैं फिर। और घर जाते हैं तो जो बेपढ़े लिखे हैं वो सबसे पहले अपनी शराब, उनकी बाद में उतरती है, अपनी महिलाओं पर उतारते हैं। तो उनको बड़ा विरोध था, उनका शराब बंद होना चाहिए दुकान। सरकार ने सुनवाई नहीं की। अरे करोड़ों की बोली लगाकर जिसने ठेका लिया है वो क्या दुकान बंद करने के लिए लिया है? वो तो ठेका चलाएगा। और मैंने नीलामी कई देखी है मेरी होते हुए, कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब बैठते हैं, हाँ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। अरे जितनी बढ़ाएगा वो या तो उसमें पानी मिलाएगा या खूब बेचेगा, बिना पानी के पिलाएगा। तो महिलाओं ने क्या किया, उन्होंने धरना देना शुरू किया। यह भी 4-5 दिन पहले समाचार है। रात भर धरना देती हैं, लाठियां ले करके रास्तों में बैठ जाती हैं, 4-4, 5-5 में। कोई ग्राहक दुकान तक पहुंच ही नहीं पाता, वहीं निपटा देती हैं। आखिरकार उनको दुकानें बंद करना पड़ी और दुकानें वहां से हटा करके दूर ले जाना पड़ी। संगठन में शक्ति है, निश्चय में प्रबलता होती है। यदि हम निश्चय कर लें कि कोई गलत काम जो हो रहा है नहीं होने देंगे, हमें अपनी जिम्मेदारी महसूस करना पड़ेगी और तब समाधान हो सकता है। लोकपाल की बात आई। अब लोकपाल की बात, एक मैं बड़ी अंतरंग चर्चा मैं आपसे कह दूं, आज मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। ये लोग जो लोकपाल का प्रचार कर रहे थे, एक दिन ऐसा आया कि वो अन्ना हजारे ने अनशन किया हुआ था और उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। तो इसी संगठन से जुड़े हुआ कोई आदरणीय सज्जन या देवी को जो भी होंगे वो छोड़िए, वो मेरे पास आए कि साहब हम एक अपील निकालना चाहते हैं, उस पर आप भी दस्तखत कर दीजिए। तो मैंने कहा मेरे दस्तखत से क्या होगा? कह नहीं साहब, आप हमारी अपील को थोड़ा बल मिलेगा, आपको लोग थोड़ी, आपकी प्रतिष्ठा लोगों में अच्छी है। मैंने कहा भैया ये गुनाह मैंने इसलिए नहीं किया कि आपकी अपील पर हस्ताक्षर करूँ, पर आप ठीक है चलिए आप मुझे एक बात बताइए। मैंने कहा आपकी अपील में हस्ताक्षर कर देता हूँ, आप लोकपाल बनाना चाहते हैं? बोले जी हाँ हमको लोकपाल बनाना है। क्यों बनाना है? भ्रष्टाचार खत्म करना है। बहुत अच्छी बात है। आप जो कानून बना कर लाए हैं उसमें क्या एक व्यक्ति लोकपाल होगा? बोले नहीं, 8 लोगों का लोकपाल होगा। तो मैंने कहा मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए और अपील पर हस्ताक्षर कराइए। मैंने कहा आप ऐसा करिए, आप ये मानिए कानून पास हो गया, मान लीजिए पास हो गया और आप पर जिम्मेदारी डाल दी गई, मुझे आप हिंदुस्तान की 120 करोड़ की आबादी में तुरंत वो 8 नाम मुझे गिना दिए जो लोकपाल बनेंगे। चुप हो गए, 10 मिनट तक उनके मुंह से आवाज नहीं मिली। मैंने नमस्कार किया, चले गए। इस 120 करोड़ की आबादी में आपको एक प्रधानमंत्री नहीं मिलता जिस पर आप उंगली ना उठा सकें, आपको सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं मिलते जिन पर आप उंगली ना उठा सकें, इलेक्शन कमिश्नर नहीं मिलता, सीवीसी नहीं मिलता, सीबीआई का डायरेक्टर नहीं मिलता। ये जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिन पर अपराध और भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी है, उन पर भी उंगली उठाई जाती है। इनका आप ये पक्का मान लीजिए, आपने लोकपाल के दायरे में चपरासी से लेकर के प्रधानमंत्री तक को ले लिया है। कितना बड़ा लोकपाल होगा? कम से कम 10,000 लोग तो चाहिए लोकपाल में। बना लीजिए लोकपाल आप, 1 साल से ज्यादा नहीं गुजरेगा जब आप ये कहेंगे कि इस लोकपाल तो गड़बड़ है, इस पर निगरानी रखने वाला आपको सुपर लोकपाल चाहिए।
चूहे को मारने के लिए बिल्ली पाली गई, जब बिल्लियां बहुत हो गई तो कुत्ता लाया गया, जब कुत्ते बहुत हो गए तो चीते को बुलाया गया, चीते होने लगे तो हाथी को बुलाया गया। ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान ये है कि जो संस्थाएं हमारे संविधान निर्माताओं ने हमको दी हैं वे संस्थाएं कमजोर हो गई हैं, शिथिल हो गई हैं। उनका पुनः सशक्तिकरण कीजिए और जो संस्थाएं हैं वे अपना काम करें, इसका प्रयास कीजिए। आखिरी दो बात और मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन दोनों कुछ कारणों से, वो विषय एक अलग है, कभी अवसर मिलेगा तो चर्चा करेंगे। मुझे बड़ा अच्छा अनुभव हुआ है। मेरी इन दोनों कुछ गीता पढ़ने में रुचि हो गई है। थोड़ा बहुत जानकारी पहले थी, पढ़ता रहता था, इन दोनों थोड़ा नियमित रूप से पढ़ने लगा हूं। मैं ये चाहता हूं और आपसे अपील करता हूं, आदरणीय देवियों से अपील करता हूं, ऐसा इनको मैं अपील इसलिए करता हूं, आप एक पुरुष को सुधार दीजिए, एक पुरुष सुधरेगा। एक महिला को सुधार दीजिए, पूरा परिवार सुधर जाता है। इसलिए कि महिला का वो महत्व है, महिला में वो क्षमता है और महिला में वो देवी शक्ति है। हम इनको देवियां ऐसी नहीं कह देते कि खाली संबोधन शिष्टाचार कारण इनको देवियां कह देते हैं। हमारी सारी वैदिक संस्कृति को आप उठाकर देख लीजिए, ये सारी महिलाएं देवी के नाम से संबोधित की गई हैं। हमारी संपूर्ण संस्कृति ये कहती है कि किसी का नाम लेना है तो देवी का नाम पहले, देवता का नाम बाद में। सीताराम, राधेश्याम, किसी का नाम ले लीजिए, सब जगह। और मैं तो अपने परिवार में देखा है, और जहां तक मेरी जानकारी है, पाप का काम तो बिना महिला के हो सकता है, पुण्य का काम महिला के बिना नहीं होता। यदि आप यज्ञ करना चाहोगे तो पंडित जी आपसे पूछेंगे धर्मपत्नी जी कहाँ हैं आपकी, उन्हें ले आइए, तो आप यज्ञ में बैठिए। आपने सुना भगवान राम ने यज्ञ किया, सीता जी नहीं थी, वनवास हो गया था उनको, तो सोने की मूर्ति बनाई गई। मंदिर जाइए, तीर्थ यात्रा करने जाइए, धर्मपत्नी साथ नहीं है तो पुण्य नहीं मिलता उसका। हाँ, पाप का काम करना है तो उसने साथ मत ले जाइए। क्यों मत ले जाइए? ऐसा नहीं है कि उनके जाए बिना पुण्य नहीं होता तो उनको साथ ले चलो पाप नहीं लगेगा। अरे वो करनी नहीं देंगी, करनी नहीं देंगी। इसलिए पाप के सारे काम बिना महिलाओं के होते हैं, पुण्य के सारे काम महिलाओं के साथ होते हैं। ये महिलाओं की शक्ति हमारे यहाँ। तो महिलाओं की विशेष जिम्मेदारी कि परिवार में एक श्रीमद् गीता जरूर रखिए। रामायण, महाभारत और गीता, ऐसा कहा जाता है, एक विद्वान ने कहा है कि ये जो तीन ग्रंथ हैं हमारे, रामायण प्रयोग का ग्रंथ है, महाभारत वियोग का ग्रंथ है और गीता योग का ग्रंथ है। रामायण, महाभारत और गीता ये क्रमशः प्रयोग, वियोग और योग के ग्रंथ हैं। गीता को पढ़ने से सारी समस्याओं का समाधान होता है। एनी प्रॉब्लम अंडर द सन, द सॉल्यूशन इज देयर। वैयक्तिक जीवन, पारिवारिक जीवन, व्यावसायिक जीवन, नागरिक का जीवन, नेशनल, इंटरनेशनल, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने वाले सूत्र गीता में उपलब्ध हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं भाई गीता धर्म का ग्रंथ है तो हम क्यों पढ़ें। मैं कहता हूं आप नाम बदल दीजिए गीता का, कंटेंट्स वही रहेंगे, आप उसको रखिए द बुक ऑफ नॉलेज। कहिए ही मत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता कहिए ही मत, सिर्फ कहिए इट इज ए बुक ऑफ नॉलेज। आप हमारा धर्म ग्रंथ मान के मत पढ़िए, आप इसे बुक ऑफ नॉलेज मान के पढ़िए। आपको लगे कि किताब काम की है तो पढ़िए, आपको न लगे मत पढ़िए। एक बात मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि जो उसे पढ़ेगा उसे फिर छोड़ेगा नहीं और उस पर अवश्य अपने व्यवहारिक जीवन में उसका प्रयोग करेगा। आपकी संस्था, चतुर्वेदी जी ने कहा कि अभी तुम्हारी ये पहली शुरुआत हो रही है और ये शुरुआती है, थोड़े से लोग सदस्य हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आगे चलिए। यदि आपका लक्ष्य उत्तम है और आपके इरादे मजबूत हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और जब लक्ष्य उत्कृष्ट होता है और कुछ कर गुजरने की चाह मन में होती है तो मार्ग में आने वाले पत्थर बाधा बनने के स्थान पर सीढ़ियां बन जाया करते हैं। आप आगे चलिए।
महात्मा गांधी ने लिखा था, उन्होंने जब दांडी यात्रा की थी तो कहा था उन्होंने कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, काफिला बनता गया। तो आप जानबे मंजिल चले हैं, यानी देखिए ये जो छोटी सी है आपका जो कदम इस संस्था का, मैं इसका महत्व इसलिए देता हूँ कि एक शायर कहता है ना वो कि सिर्फ फ़कत एक ही कदम उठा था गलत राह शौक में, फ़कत एक ही कदम उठा था गलत राह शौक में, फिर जिंदगी तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। पहला कदम गलत उठ गया तो रास्ता गलत हो जाता है, पहला कदम सही उठा तो रास्ता सही होता है। अब एक अंतिम प्रश्न का उत्तर देकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं 3 मिनट के समय में, और थोड़ा समय बढ़ गया हो तो आप मुझे क्षमा करेंगे। कुछ थोड़ा सा आप लोगों को देख कर अच्छा लगता, कुछ बोला जाए, आप लोग इतने ध्यान से सुन रहे थे, बड़ा अच्छा लगता है आपके चेहरे पर मुस्कान देख करके, लगता है कि आपको अच्छा लग रहा है तो मन करता है कि और बोला जाए। पर चलिए अंतिम बात मैं समाप्त करता हूँ, मुझे मिश्रा जी को सुनना है। मेरा आपसे अनुरोध है कि मिश्रा जी जब तक बोलें कोई हिले नहीं अपने स्थान से, मैं नहीं हिलूंगा, ये गारंटी मिश्रा जी को देता हूँ। एक अंतिम बात, कभी कभी हमारे मन में प्रश्न उठता है कि बड़े हालात ख़राब है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे करने से क्या होगा। 20 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 25 लोग बैठे होंगे, हमारे करने से क्या होगा, इस देश का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर देकर के अपनी बात समाप्त करता हूं। जंगल था, जंगल में दरख्त, उस दरख्त पर एक चिड़िया रहती थी, साधारण गौरैया, छोटी सी चिड़िया, नन्ही सी। जंगल में आग लग गई। दावानल आप जानते हैं कि जंगल में आग लगती है तो किस तेजी से फैलती है। उस चिड़िया ने देखा पेड़ की टहनी पर बैठे हुए कि जंगल में आग लगी है, क्या करना चाहिए। गौर से उसने देखा, पंख फड़फड़ाए, उड़ी, और जो आग लगी हुई थी उसके ऊपर से उड़ती हुई उसे विदित था कि उस स्थान पर एक जलाशय है जहां वो पानी पिया करती थी, उस जलाशय के किनारे उतर गई। चोंच में पानी भरा, फिर उड़ी, और जब उस आग के ऊपर से गुजरी तो चोंच भर पानी उसने आग पर डाल दिया और फिर लौट करके उसी जलाशय पर पहुंच गई। ऐसा उसने अनेक बार किया। दूर से दरख्त पर बैठा हुआ एक कौवा उसे बड़े गौर से देख रहा था कि चिड़िया क्या कर रही है, क्या इसका मस्तिष्क भ्रमित हो गया है, पागल हो गई है, कर क्या रही है, चोंच पर पानी से आग को बुझाना चाहती है। उसने चिड़िया से कहा, चिड़िया मैं बड़ी देर से तेरी हरकतें देख रहा हूं, तू कर क्या रही है। चिड़िया पेड़ की टहनी पर बैठ गई। उसने कहा, काका बात तो तुम ठीक कहते हो, ये तो मैं भी जानती हूं कि मेरी चोंच भर पानी से ये ज्वाला दावानल बुझने वाला नहीं है, फिर भी मैं ऐसा क्यों कर रही हूं, इसके कुछ कारण है। सबसे पहली बात यह है कि मेरे शरीर में जीवन है, मैं जीव हूं, मैं इस पेड़ की तरह निर्जीव नहीं हूं। कितनी भी आग लगी हो, ये पेड़ क्या कर सकता है। आग लगी इसे तब तक पता नहीं चलेगा जब तक ये पेड़ तक आग नहीं पहुंच जाएगी। मेरे में जीवन है और इसलिए मेरी मातृभूमि की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। जिस पेड़ पर मैं रहती हूं, जिस पेड़ पर मेरी माँ रहती थी, जिस पेड़ में मैंने घोंसला बनाया, अंडे दिए, मेरे बच्चे पैदा हुए, ये पेड़ मेरी मातृभूमि है, इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, पहली बात। दूसरी बात, विपत्ति से संघर्ष करना जीव का स्वभाव है। वो जीव नहीं है जो विपत्ति से संघर्ष करना नहीं जानता। इसलिए मैं आग के सामने समर्पण नहीं करना चाहती, मैं इससे संघर्ष करना चाहती हूं। तीसरी बात, मैं इस जंगल के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहती हूं। यह ठीक है कि मैं साधन विहीन हूं, मेरे पंखों में कितनी दम है, मेरे शरीर में कितनी ताकत है, पर हो सकता है कि जिसके पास सब तरह के साधन हैं वह मुझे देख रहा हो और मुझे देख करके उसे कोई प्रेरणा मिले और वह अपने सारे साधनों का उपयोग करके इस जंगल की आग बुझा दे। इसलिए एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए मैं सब करना चाहती हूं। और अंतिम बात, एक दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा। इतिहासकार ये लिखेगा कि यहां एक जंगल था,
इतिहासकार लिखेगा कि यहाँ एक पेड़ था और इस पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी, और इतिहासकार जब अध्याय समाप्त करेगा तो ये भी लिखेगा कि वो चिड़िया आग लगाने वालों में शामिल नहीं थी, आग बुझाने वालों में शामिल थी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि हम लोग जो कर सकते हो वो करें। चैरिटी बिगिंस एट होम। कम से कम हम संकल्प लें आज यहां से उठने के पहले कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। जो विवशता में कोई और भ्रष्टाचार कराएगा उसे रोकने का प्रयास तो करेंगे, पर यदि हमारी सामर्थ्य नहीं है तो उसमें भले ही हम संलग्न हो जाएं, किंतु हम कभी भ्रष्टाचार की प्रेरणा प्रेरित किसी को नहीं करेंगे। इतना भी संकल्प हमने ले लिया तो इस देश से को भ्रष्टाचार मुक्त होने में ज़्यादा विलंब नहीं लगेगा। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।